हेलो स्टूडेंट्स, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. વેલકમ ટુ એન્જલ્સ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે 11th નીટનું સપ્ટેમ્બર મહિનાનું મેગા ટેસ્ટનું સોલ્યુશન દેખશું. ચાલુ કરીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અ માસ ઓફ 0.5 કિલોગ્રામ મૂવિંગ વિથ અ સ્પીડ ઓફ 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एंड आपको एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है 50 न्यूटन पर मीटर. तो कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी ब्लैंक. अब देखो यहाँ पे जैसे कि अपने स्प्रिंग केस वाला स्टडी सॉल्व किया था, तो उसके अंदर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है और कोई ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रही है. तो वेलोसिटी से आ रही है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv², और वो आके स्प्रिंग के साथ कॉलिजन करेगी. तो 1/2 kx² जितनी एनर्जी उसमें ट्रांसलेट होगी. तो आप हम इसको इक्वल कर सकते हैं. 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx². क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ब्लैंक मीटर, मतलब आपको एक्स फाइंड करने का है. तो यहाँ से आप एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो एक्स इज इक्वल टू √m/k/v. वैसे अपन ने ये सीधा फॉर्मूला भी याद लिखा हुआ है कि एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी फाइंड करने के लिए इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0.15 मीटर. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सीधा फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज, see next question, second number. A body of mass m accelerate uniformly from raised to v1 in time t1 as a function of time t. The instantaneous power deliver, पावर फाइंड करना है. ओके, अब आप नीचे ऑप्शन देख सकते हो कि कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है पर इक्वेशन बनाना है पावर का. तो पावर का बेसिक इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू एफ इंटू वी. ओके, अब ऑप्शन भी देखते रहो. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मुझे सेट करना है तो आप देख सकते हो F इज इक्वल टू क्या होगा? ma, और V इज इक्वल टू a इंटू टी, a इज इक्वल टू v बाई टी, तो V इज इक्वल टू at. सिंपल. तो पावर P इज इक्वल टू ma² इंटू टी. ओके, वैसा आंसर है नहीं ऑप्शन के अंदर. तो a को देखो, आपको बोला है कि t1 टाइम में वेलोसिटी उसकी v1 है, तो मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ? v1/t1 का स्क्वायर इंटू टी. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर होगा? देखो ध्यान से, डी ऑप्शन दिख रहा है, m v1² इंटू t/t1 का स्क्वायर. क्लियर? तो आंसर सेकंड का रहेगा डी, दिल्ली. नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर क्वेश्चन. थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो. एन इलेक्ट्रिक मोटर exerts force of 40 Newton on a cable and pulls it by a distance of 30 मीटर in 1 minute. तो पावर क्या होगा? थर्ड नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखो पावर फाइंड करना है, और आपके लिए क्या डेटा क्या है? आपके पास 40 न्यूटन फोर्स दिया है, डिस्टेंस है और टाइम है. ओके, डिस्टेंस है, टाइम है, तो आपको डायमंड की वीटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी मिल जाएगी. और एफ आपको दिया है, मतलब वी एंड एफ आपके पास है. तो पावर फाइंड करने का बोले तो आपके पास मस्त इक्वेशन है, पावर पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी. फॉर्मूला है, गिवन वैल्यू है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 20 वॉट. सीधा आंसर. ठीक है, फॉर्मूला याद हो तो फिजिक्स के अंदर आप सीधा इसको अप्लाई कर सकते हो और आंसर गेन कर सकते हो. तो कुछ भी है वो फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर. 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है 4 नंबर के अंदर. A force applied by an engine of a train of mass this changed its velocity from 5 to 25 in 5 minutes. The power engine is blank mw. तो पहले लाइट हो जानी चाहिए लास्ट में देख के कि पावर mw मतलब मेगावाट में मुझे फाइंड करना है. ओके, तो मेगावाट में फाइंड करने के लिए देखो मास आपको दिया है और वेलोसिटी दी है और पावर फाइंड करना है. पावर के लिए सिंपल, पहले तो फॉर्मूला आपकी अपन बात करें तो पावर P इज इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम. ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं और आपको जो क्वेश्चन रीड दिया है उसके अकॉर्डिंग आप देखो वेलोसिटी 5 to 25 हो रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. तो इसके लिए अपन कौन सा लिख सकते हैं? देखो एनर्जी मतलब W अपन लिख सकते हैं, वर्क डन, और W इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पे क्या होगा? पावर P इज इक्वल टू डेल्टा के अपन टी. डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला होगा। अब देखो आपके पास मास है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम खास ध्यान रखना इसके अंदर, टाइम जो कि है 5 मिनट में, तो 5 इंटू 60 करना पड़ेगा सेकंड के लिए, टाइम भी है, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.05 इंटू 10⁶ वॉट, और 10⁶ को अपन क्या बोलेंगे, मेगावाट। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द ग्राफ रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ऐसा एक ग्राफ अपन ने देखा था, लेकिन ये वाले थोड़ा उसमें चेंज किया हुआ है, वैल्यू चेंज है और थोड़ी फिगर भी चेंज है। ओके डायरेक्ट अगर आपने वही क्लास में जैसे अपने सॉल्व किया था वैसे इसके अकॉर्डिंग किया होगा तो आंसर रॉन्ग हुआ होगा। देखो इसके अंदर क्या बोला है, ग्राफ अगर आप देखो ऊपर ध्यान से, तो ये रेड वाला देखो 2 and 3 में ऊपर +20 नीचे -20 जो कि कट हो जाएगा, और आपको फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन मतलब W = F × D। अपने ग्राफ के बारे में अच्छे से डिस्कस हुई है। ग्राफ में अगर आप एरिया फाइंड करते हो तो दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके स्लोप फाइंड करोगे तो डिवाइडेशन करेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राफ दिया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क के लिए क्या होगा, एरिया फाइंड करने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके तो ये रेड वाला पोर्शन आप देखो +20 -20 नीचे कट हो जाएगा, तो 1 to 2 के अंदर ये वाला +10 +20 -20 कट, 4 to 5 में देखो +10 एंड 6 यहाँ तक आपको लेना है, फाइंड करना है। तो इसके अंदर ये वाला एरिया हो जाएगा, ऊपर देखो +20, तो कितना होगा 40 जूल। आपका आंसर क्या आएगा, D 40 जूल। ठीक है, ग्राफ के बेसिस है ये। चलो नेक्स्ट वन, सिक्स नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे। A 10 किलोग्राम ऑफ मास, पहले देखो ग्राफ रिगार्डिंग क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसका ग्राफ दिया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस का ग्राफ दिया है, AX का। ओके सो 10 kilogram of mass, unique function of its position shown in the figure. What is the total work done of mass by the force of x बराबर 0 to 8 सेंटीमीटर। 0 to 8 सेंटीमीटर पे आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला W = F × D। ओके F = ma × D। अब आप देखो ग्राफ आपको दिया है एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आप ये वाला एरिया फाइंड करोगे, ये वाला शेप आपको किसके तरह दिख रहा है, ट्राइंगल। तो मास तो दिया है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उसका एरिया फाइंड करने के लिए, और जो आंसर आएगा उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर आएगा 8 × 10⁻²2 जूल। क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर, का देखते हैं। द ग्राफ बिटवीन E एंड V इज ब्लैंक। ओके ग्राफ बिटवीन E एंड V इज ब्लैंक, एनर्जी एंड वेलोसिटी का ग्राफ। तो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है 1/2 mv², मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू v²। प्रोपोर्शनल टू v² वाला है, तो ये ग्राफ कौन सा होगा, पैराबोला का होगा। जैसे कि x² = 4, तो x = +or-2, तो दोनों साइड इस तरफ से होगा, तो ये पैराबोला टाइप होगा। ओके नेक्स्ट वन 8 नंबर। अब देखो 8 नंबर वाला इंफॉर्मेटिव है, क्लास में डिस्कशन हुई थी। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh इज इक्वल टू क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ओके 3.6 × 10⁶, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब ऑप्शन के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है। अगर इसको मैं ऐसा कुछ लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों 36 × 10⁵ अपन लिख सकते हैं, और वही आपका आंसर है। ओके तो 8 में ए आएगा। जरूरी नहीं जो आपको याद है वही पूछे, उसमें थोड़ा बहुत सिली चेंज कर ले तो आपको दिखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, नीट के अंदर ये वाला हो गया 9 नंबर वाला क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेचेस
2 सेंटीमीटर इज यू, मतलब कि x1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तब u1 इज इक्वल टू यू एनर्जी है, उसको आप 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो तो एनर्जी कितनी। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान दो कि यहाँ पे बात किसकी की है कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की। ओके, तो एनर्जी का स्प्रिंग वाले केस के अंदर है फॉर्मूला 1/2 kx², इसका मतलब u इज प्रोपोर्शनल टू x², और बात ही उसकी की है तो अपन सीधा लिख सकते हैं u1/u2 इज इक्वल टू x1/x2 का स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर कर लो। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो एकदम इजी। u1 u है, x1 क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, और u2 फाइन करना है। ठीक है, 4 16 जा, और u2 को आप सब्जेक्ट बनाओ तो u2 इज इक्वल क्या होगा 16u होगा, सीधा आंसर। u इज प्रोपोर्शनल टू x², इन शॉर्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेन नंबर में क्या बोला है आपको, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड। अब बराबर ध्यान देखना, आपको m/t दे दिया है रेडीमेड 15 किलोग्राम पर सेकेंड। टू ऑपरेट अ टर्बाइन द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10%। अब देखो बराबर ध्यान रखना, आपको यहाँ पे बोल दिया है कि ऊपर से जो रेन ड्रॉप हो रही है, हाइट फॉल हो रहा है ऊपर से 15 किलोग्राम पर सेकेंड है, पर नीचे आते आते होते 10% ऑफ एनर्जी लॉस हो जा रही है। अब लॉस हो गई तो अपन क्लास में पढ़े थे, लॉस हो गई मतलब तो वो गई 10%, तो अब बची कितनी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, तो कितना पावर बचा। तो देखो P फाइन करना है, हाइट रिगार्डिंग है तो mgh/t, ये एनर्जी का पावर का सिंपल फॉर्मूला हो गया। 10% लॉस हो गया है तो वो गया तेल लेने, तो बचा कितना 90%, वो अपन यहाँ पे अप्लाई करें। तो अब देखो ध्यान से, 90% मतलब 0.9, m/t आपको रेडीमेड दे दिया है। ओके, g की वैल्यू यहाँ पे 10 लेने को बोली है, और हाइट आपके पास 60 मीटर है, सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8100 वॉट, मतलब 8.1 किलो वॉट, सीधा आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज 11 नंबर। ओके, force F on a particle moving in a straight line varies with the distance shown in the figure. वापस ग्राफ रिगार्डिंग वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इन जूल। ओके, ग्राफ आप देखो तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का दिया है, तो वापस W इज इक्वल टू FD मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये वाला एरिया आप फाइंड करोगे पहले क्वेश्चन में, देखो तो ये वाला क्या है 7 - 3 इंटू ऊपर 2, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आप फाइंड करोगे पहले हाफ का, तो क्या होगा देखो 7 - 3 इंटू हाइट दी है 2, तो ये कितना हुआ 4 - 3, 7 - 3 मतलब 4 और 2 8 मतलब 8। ओके, और उसके बाद ये वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे तो उसके लिए 1/2, 12 - 7 मतलब 5, ये बेस है, और हाइट कितनी है 2, 2 2 कर, तो ये क्या हुआ 5, दोनों का आप एडिशन कर लो 8 + 5 मतलब कितना आंसर आएगा 13, सीधा आपका आंसर होगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है 12 के अंदर, 12 वाला नंबर वाला क्वेश्चन देखो, उसके अंदर a force act on a 2 kilogram object, okay, so that the position is given to this, मतलब x का एक फंक्शन दिया है, x is equal to 3t² + 5, so what is the work done by this force in 5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे तो फोर्स इन 5 सेकेंड मतलब t1 इज इक्वल टू 0 टू t1 इज इक्वल t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड में किया होगा, और मुझे फाइंड करना है वर्क डन, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है मतलब कि डिस्टेंस दिया है,
तो उसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। v इज इक्वल टू क्या होगा 60 बराबर है। ओके, वर्क डन के लिए मैं सिंपल डेल्टा के ले लूँ। डेल्टा के लिए कि 1/2 mv² माइनस u स्क्वायर। अब v दिया नहीं है लेकिन v अपन ने फाइंड कर लिया है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से। अब t की वैल्यू 0 पुट करो तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड v t की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो क्या आएगा 30। बस 1/2 मास आपको दिया है, कितना है मास 2 किलोग्राम। ओके, v स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, क्या आंसर आएगा 902। सिंपल आंसर। चलो नेक्स्ट वाला अपन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट के अंदर, क्वेश्चन देखो 13 नंबर। चाइल्ड इज स्विंगिंग अ स्विंग मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट। अब दो हाइट दी है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपके रेडीमेड आपके पास अपने फॉर्मूला डिराइव किया था 2gh माइनस एच। h माइनस एच करोगे, g की वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट वन 14। इफ द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ डैम इनटू अ टर्बाइन व्हील 19.6 मीटर की हाइट से आप हो, देखो ये वाला भी क्वेश्चन JEE में हो गया है। ओके, ये सिंगल हाइट वाला है, इससे आगे वाला था वो डबल हाइट वाला। सिंगल हाइट वाले के लिए v इक्वल अंडर 2gh, 2g 9.8 लेने का यहाँ पे बोला है और 19.6, ये भी 19.6, ये भी 19.6, इसका रूट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 19.6 मीटर, जो कि आपका है सेकंड ऑप्शन। ओके बी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। 15 में क्या बोला है आपको, मास ऑफ 1 किलोग्राम hanging from a spring of spring constant 1 न्यूटन पर मीटर। इफ सरोज पुल्स द मास बाय 2 मीटर द वर्क डन। अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, 1 किलोग्राम मास दिया है और वो 2 मीटर जितना डिस्प्लेस हो रहा है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल अपने को याद है 1/2 kx²। 1/2 k की वैल्यू आपको दी है 1 और x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आंसर आएगा 2 जूल। ओके, तो 15 में क्या आएगा 2 जूल। नेक्स्ट वन इज सिक्सटीन में देखो एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, विधान अने कारण। एसर्शन में क्या बोला है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वर्सेस द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो आगे अपना ये क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला 7 वाला, उसमें एनर्जी एंड कंप्रेशन मतलब डिस्टेंस का ग्राफ इसके रिगार्डिंग है, मतलब इसमें 1/2 mv² था। इस क्वेश्चन के अंदर एसर्शन आप देखो 16 में, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज स्ट्रेट लाइन। मतलब यू एन एक्स का ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एसर्शन है। और रीजन क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन। दोनों में मुझे कहीं ना कहीं स्प्रिंग रिगार्डिंग ये फॉर्मूला दिख रहा है 1/2 kx²। ओके, एसर्शन में बोला है कि यू एन एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप देखो u इज प्रोपोर्शनल टू x²। अभी अपन ने देखा e इज प्रोपोर्शनल x² था, तो वो ग्राफ पैराबोला था। ओके, और यहाँ पे बोला है स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका एसर्शन जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। रीजन में बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, यस तो आप देख सकते हो u इज प्रोपोर्शनल टू x², क्वेश्चन में भी दिख रहा है, तो रीजन राइट है। के अकॉर्डिंग आप 4 ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, वो यहाँ पे सूट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज 17 नंबर। 17 नंबर वाला पहले तो फिगर देखो और उसके बाद देखो किसके साथ डील करने का बोला है। 17 में बोला है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट, मतलब ग्रेविटी है, रीजन मास एंड इफ W1 W2 W3 प्रेजेंट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द रिस्पेक्टिव पाथ। A to B, इन शॉर्ट देखो क्वेश्चन समझो, A to B पे जाने के लिए आप
फर्स्ट ये ट्रैक लेते हो, फिर सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, तो कितना वर्क डन हुआ होगा? क्या तीनों इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर है? तो यहाँ पे आप देखो ग्रेविटेशनल फील्ड बोला प्रेजेंट है, मतलब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी अपन बोल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन क्या थी कि वर्क डन उसमें पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, पहले कहाँ था और कहाँ पहुंचा बस उसकी बात करो। तो यहाँ पे रास्ते कोई भी आप लो, इस डजेंट मैटर, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, तीनों का इक्वल होगा। W1 इज ग्रेट, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ओके, नेक्स्ट वन इज 18 नंबर, a car of mass has an engine which can deliver power P. The minimum time in which car be accelerated from rest to speed V is blank. तो मिनिमम टाइम बोला है, स्पीड भी दी है एंड पावर निकालने का बोला है। सॉरी, इसमें आपको पूछा है द मिनिमम टाइम क्या होगा, मतलब पावर के फॉर्म में टाइम। तो मैं सिंपल पहले वेलोसिटी भी दी है, तो P इज इक्वल टू E बाई टी, बेसिक फॉर्मूला। एनर्जी कौन सी लूँ, काइनेटिक एनर्जी लूंगा 1/2 mv स्क्वायर टी, P इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इंटू टी। अगर मैं यहाँ से टी को सब्जेक्ट बनाऊँ तो mv स्क्वायर अपन 2p, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, mv स्क्वायर अपन 2p, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, spring constant of 10 Newton per meter has initial stretch of 0.20 meter. In changing the stretch to 0.25 meter, increase in potential energy is about Planck joule. तो इसके अंदर आप देखो क्या आपको बोला है, ये वैल्यू दी है, इनिशियल स्ट्रेच भी दी है ये वाली, फाइनल भी दी है 0.25 मीटर। यू का क्या होगा, स्प्रिंग निकालनी है, स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, यू इज इक्वल टू 2x दिए ना, एक्स स्क्वायर, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या आंसर होगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 के क्या है 10, x2 माइनस x1 0.25, या फिर इसका इंडिविजुअल स्क्वायर कर लोगे तो बेटर रहेगा, होल स्क्वायर में प्रॉब्लम होगी। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऐसे। ठीक है, x2 क्या है 0.25 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 क्या है 0.20 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा यहाँ नंबर ए। नेक्स्ट वन, body of this with velocity this of force constant दिया है, come to rest the compression of the spring। देखो स्प्रिंग कंप्रेशन आपको फाइंड करना है, जैसा अपन ने वेरी फर्स्ट एग्जांपल किया, वेलोसिटी से आ रहा है, कंप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये तो याद रखने के लिए, बाकी आप सीधा ऐसा फॉर्मूला पुट कर सकते हो कंप्रेशन के लिए, m/k इंटू वी। क्लियर, तो देखो m दिया है आपको कितना है 0.1, k दिया है 1000 और वेलोसिटी दी है, वैल्यू पुट करोगे, रूट निकालोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0.1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट वन इज, force is this and Newton and y meter, work done to 0 to 1 meter। तो वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f इंटू डी एक्स, 0 to 1 f आपको दिया है कितना है 20 प्लस 10y, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा 20y प्लस 10y स्क्वायर, बराबर है। सॉरी अभी 21 रह गया है, बीच में 22 वाला अपन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर 21 वाला रिवाइज कर लेंगे।
20y प्लस 10y स्क्वायर। अब इसके अंदर लिमिट आप पुट करो, लिमिट पुट करोगे सीधा आंसर आएगा। ये तो 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट 20 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, ओके सॉरी 10y स्क्वायर बाई 2 होगा, तो यहाँ पे 10/2 20 प्लस 5 5 साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे 21 वाला जो कि रह गया था। लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 5%। ओके, लीनियर मोमेंटम को बोला है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अपन ने ऐसे क्लास में बहुत सारे एग्जांपल किए हैं अलग अलग परसेंटेज वाले काइनेटिक एंड मोमेंटम दोनों के। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। एरर के फॉरवर्ड में इसको लेके जाऊँ तो आपको ये फाइंड करने का बोला है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज हाउ मच परसेंटेज, और पावर एरर में आगे फॉरवर्ड होगी डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो 2 पावर सॉरी मोमेंटम कितना दिया है आपको 5%, 5 इंटू 2 मतलब 10% आपका आंसर होगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, जैसे क्लास में डिस्कस किया था, पर वो नॉर्मली 100% 200% ऐसा हो तो वो इजी रहेगा समझने के लिए, और 5% 3% 2% हो तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो, जैसा जिसको समझ में आए। ओके, नेक्स्ट वन इज 23 में आपको क्या बोला है देखो, सॉलिड ए बी मास 1 2 किलोग्राम, मतलब आपको दिया है एम ए इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड एम बी इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो अभी इस आगे वाला ही देखा वैसे, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2 है, के ऑफ ए अपन के ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी अपन एम ए। आपको दे दिया है के अपन के बी क्या है, ये वैल्यू आपको दे दी है, क्या है वो, ए अपन 1। ओके, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आपको दिया है, ए अपन 1, एम बी अपन एम ए। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, एम ए अपन एम बी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2/1, कंपेयर करो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आपका आंसर। ओके, दैट्स इट। Question number 24. The coefficient of friction mu and the angle of friction lambda are related as. So this is knowledge based question. इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, tan lambda is equal to mu. Question number 25. A force of 98 Newton is required to just start moving a body of mass 100 kg over ice. The coefficient of static friction. तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है जस्ट स्टार्ट मूविंग, मतलब कि बॉडी स्टार्ट होने के अबाउट है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से, सॉरी 5 यहाँ पे बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। डायरेक्टली फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू ले सकते हैं इंटू एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की जगह हम ले लेंगे जी। एफ आपको दिया हुआ है 98 न्यूटन, विच इज़ इक्वल टू म्यू को आप एज इट इज़ रखें क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। एम मास दिया हुआ है 100, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं 9 पॉइंट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको म्यू की जो वैल्यू है वो मिलेगी पॉइंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। के बाद क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज, ऑप्शन ए है इट इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, independent of the area of surface is in contact, equal to the area of surface in contact, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी कि वो जो है वो सरफेस एरिया से कैसा होता है, तो सरफेस एरिया से कोई भी नहीं होता है। बात देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। जो भी सॉल्यूशन है उसे आप पॉज करके नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बॉक्स इज लाइंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन
what is the coefficient of static friction if the box starts sliding when the angle of inclination is 60. तो यहाँ पे जो आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 दिया है वो एक्चुअली आपको एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम एंगल ऑफ रिपोज का म्यू के साथ जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे. नंबर 7 हमारा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 60 डिग्री. tan 60 की वैल्यू होती है √3. तो आप वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कि वही सबसे ज़्यादा नज़दीक है एक्चुअल वैल्यूज. ओके, के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. उसमें आपको पूछा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज केप्ट बाय प्रेसिंग टू द वर्टिकल वॉल बाय फोर्स 100 न्यूटन. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड बॉडी इज 0.3. द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ब्लैंक न्यूटन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या ब्लॉक वॉल के साथ स्टिक्ड है या वो मोशन में. तो उसके लिए आप जानते हो हमें क्या करना है. हमें सबसे पहले पता करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले हम गेट करते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज इक्वल टू होता है म्यू एस एन. म्यू एस इंटू एन की जगह हम जानते हैं हम क्या रख सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि उसके अंडर में ही ऑब्जेक्ट दीवार से चिपका हुआ है. तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वही नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करे. म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.3. एक्सटर्नल फोर्स हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन. दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 30 न्यूटन, राइट. अब इसका अगर FBD हम ड्रॉ करें तो FBD में आप देख सकते हो कि ब्लॉक का मास है M, इस तरफ फोर्स F लग रहा है, इस तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N. ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, डाउनवर्ड होगा का वेट mg. यहाँ पे ब्लॉक सिर्फ एक ही फोर्स के अंडर में मूव कर सकता है और वो है mg, उसका खुद का वेट. हम फाइंड करते हैं mg कितना मिल रहा है हमें. mg इज इक्वल टू मास दिया हुआ है यहाँ पे 2 kg की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो ये आएगा 20 न्यूटन. मतलब जिस फोर्स के अंडर में ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम. देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, FL इज ग्रेटर देन mg. तो हम जानते हैं कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी होती है जितना एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए लगाया जाता है. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स mg है जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है. तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा 20 न्यूटन. यहाँ पे रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एज आंसर. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 29. 29th में द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक A of mass 2 kg and table as shown in figure is 0.2. यहाँ आपको म्यू एस की वैल्यू दी हुई है. म्यू एस इज इक्वल टू 0.2. Blank kg would be the maximum mass value of the block B so that the two blocks do not move. The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड पर लेनी है. तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि दोनों ब्लॉक स्टेशनरी रहने चाहिए. तो सबसे पहले आप देखिए बी ब्लॉक का अगर FBD देखें तो उसमें दो फोर्सेज लग रहे हैं. एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी ब्लॉक का वेट होगा. तो सबसे पहले टेंशन पता करें. तो टेंशन T इज इक्वल टू mg. m यहाँ पे क्या लेंगे mb, मास ऑफ ब्लॉक बी. तो मास ऑफ ब्लॉक बी एक्चुअली हमें पता करना है को, तो उसको आप इक्वेशन में एज इट इज़ रहने दो. g की वैल्यू हम ले लेंगे 10. इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते. उसके बाद आप ए ब्लॉक का FBD देखें तो ए ब्लॉक में कौन से फोर्सेस लगेंगे.
तो ए ब्लॉक पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ब्लॉक ए जो कि टेबल के ऊपर है, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड उसका वेट होगा MAG, राइट साइड में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन T, और लेफ्ट साइड में लगेगा फ्रिक्शन जो कि हम FL ले सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को। तो हम ले सकते हैं FL इज इक्वल टू T। FL मतलब उसका फॉर्मूला होता है μs इंटू n इज इक्वल टू T। μs इंटू n मतलब होगा mg, किसका mg होगा यहाँ पे ब्लॉक A का, तो वो हम ले लेंगे MAG इज इक्वल टू T। हम कहाँ से लेंगे, तो हमने इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है MB। यहाँ से G और 10 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इक्वेशन बनता है μs इंटू MA इज इक्वल टू MB। μs को सब्जेक्ट बनाओगे तो μs इज इक्वल टू आएगा, सॉरी हमें MB पता करना है, तो MB को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। MB इज इक्वल टू μs इंटू μs स्टैटिक फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, तो 0.2, और A कितना दिया हुआ है 2 kg, A का मास कितना है 2 kg, 0.2 मल्टीप्लाई 2 करने पे आंसर मिलेगा 0.4। तो बी जो ब्लॉक है जो कि एयर में हैंगिंग है उसका मास कितना रखना पड़ेगा हमें 0.4 kg, ताकि सिस्टम क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of static friction is. तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको चेन दी हुई है, कैलकुलेट करते हैं इसे। सबसे पहले चेन का जो FBD है वो ड्रॉ करते हैं। एक टेबल ले लीजिए, इसमें एक एक टेबल है, के ऊपर चेन ले लीजिए, चेन का 1/3 पार्ट हैंगिंग, ओके, मतलब के 2/3 पार्ट टेबल के ऊपर है। अब मान लीजिए कि चेन की जो लेंथ है वो है L, तो कितना पार्ट हैंगिंग होगा L/3 पार्ट हैंगिंग है, और बाकी का जो 2L/3 पार्ट है वो टेबल के। हमें कंडीशन दी गई है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता करना है ताकि चेन जो है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, राइट। तो सबसे पहले हैंगिंग पार्ट के बारे में बात करें तो हैंगिंग पार्ट का जो वेट है वो कितना होगा, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। तो वेट मतलब होता है mg। तो जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास अगर हम देखें, यहाँ पे हमें मास के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट यूनिफॉर्म चेन है उसका मास हम मान लेते हैं m। हैंगिंग पार्ट जो है वो की लेंथ L/3, तो ऑब्वियसली जो पार्ट हैंगिंग होगा उसका मास भी कितना होगा, टोटल मास का 1/3 होगा। तो टोटल मास है उसका 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा m/3 इंटू, राइट। अब जो पार्ट चेन का जो भी पार्ट टेबल के ऊपर है उसके लिए हम बात करें तो उस पर कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो हम देख सकते हैं उसमें नॉर्मल रिएक्शन होगा टेबल का, दूसरा उसका खुद का वेट होगा डाउनवर्ड, और होगा
लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके इक्वल होना चाहिए, तब ये जो चेन है वो स्टेशनरी रहेगी, तो वो इक्वल होना चाहिए जो हैंगिंग पार्ट है उसके वेट के इक्वल होना, राइट। तो हैंगिंग पार्ट का जो वेट है वो कितना है, mg/3। एफ एल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ एल का फॉर्मूला यहाँ पे रखें लगाएंगे, μs इंटू एन। μs इंटू एन इज इक्वल टू mg/3। एन की जगह हम ले लेंगे mg। यहाँ पे मास किसका लेंगे, जो पार्ट चेन का जो पार्ट टेबल के ऊपर सिचुएटेड है। टेबल के ऊपर आप देख सकते हो 2/3 पार्ट सिचुएटेड है, तो 2/3 पार्ट के अकॉर्डिंगली उसका मास देखे तो कितना हो जाएगा, 2m/3 इंटू जी इक्वल टू g/3। mg दोनों तरफ से कैंसिल होते जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो μs इज इक्वल टू हमें फाइनल जो आंसर है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ straight horizontal road with speed v0, if the coefficient of friction between the tires and road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन किया हुआ है दो चैप्टर्स, वन डी मोशन और लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन। तो वन डी मोशन में हमने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड, इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का एक रिलेशन देखा था, तो उस रिलेशन का हमें यहाँ पे यूज़ करना, तो वो रिलेशन था v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस ax। ओके स्टूडेंट्स, तो उस रिलेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें फर्दर अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो वन डी मोशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस का हमारा जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था स्टॉपिंग डिस्टेंस ds इज इक्वल टू u²/2a, जहाँ पे u हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं और a जो है वो हमारा x। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v0 और एक्सेलरेशन अगर आप फ्रिक्शन के केस में फाइंड करोगे तो वो आपको μg मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज इसमें आप पुट कर दोगे तो ds इज इक्वल टू आपको मिलेगा v0²/2μg आंसर। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, v0²/2μ। स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में आपको पूछा हुआ है, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed, the coefficient of friction is given 0.6, the truck is moving with acceleration 5 meter per second square, then the frictional force on block will। एक ट्रक की ट्रॉली के ऊपर एक 1 kg का स्टोन रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें तो कुछ मान लो ट्रक की सरफेस यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, मास आपको दिया है 1 kg, राइट। ट्रक इस तरफ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें तो ब्लॉक में अपवर्ड होगा नॉर्मल डायरेक्शन, नीचे होगा mg, इस तरफ होगा फ्रिक्शन, बट यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं FL इक्वल टू, FL मतलब हम ले लेंगे म्यू इंटू एन इक्वल टू MA, एन की जगह ले लेंगे mg इंटू MA, mm कैंसिल होता हो जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा
ए बाई जी, या तो ए इज इक्वल टू म्यू जी। आपको पता करना है फ्रिक्शन। इसके लिए हम एक ये भी काम कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एफ एल गेट कर लो। यहाँ पे हम एफ एल नहीं लेंगे, सिर्फ एफ। एफ एल पहले गेट कर लेते। एल इज इक्वल टू म्यू एस एन, और एन की जगह हम ले लेंगे एम जी। म्यू एस दिया हुआ है 0.6, मास है 1 kg, जी की वैल्यू हम देते हैं 9.8। इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 5.88 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एम ए के अकॉर्डिंगली कितना होगा, एम है 1 और ये आपको दिया 5, 5 न्यूटन, जो कि 5.88 न्यूटन कैसा है हमें, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तो हम जानते हैं उस पर कौन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उतना, और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया हुआ है यहाँ पे 5 न्यूटन। हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 5 ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 33, block of mass 10 kg is placed on rough horizontal surface having coefficient of friction 0.5. The horizontal force of 100 Newton is acting on it. Then acceleration of the block will be blank meter. ओके यहाँ पे देखिए, ये कंफर्म करने नहीं जाना है कि ब्लॉक मोशन में है या नहीं। ब्लॉक ऑलरेडी मोशन में ही है, इसीलिए तो हमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ है वो नॉन ज़ीरो दी हुई, राइट। डायरेक्टली हमारा जो सेकंड लो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे अप्लाई करते हैं, नंबर 33 पहले तो एफ ड्रॉ कर दें। ये ब्लॉक मास है 10 kg पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लो इस तरफ, नीचे की तरफ होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन की तरफ होगा मतलब कि 10 जी। ब्लॉक का एक्सेलरेशन 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, हम डायरेक्टली हमारा सेकंड लो लगाते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू 100 माइनस एफ के। एफ नेट मतलब एम ए इक्वल टू 100 माइनस एफ, एम आपको दिया हुआ है 10। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन हमें पता करना है, वो एज इट इज़ रखते हैं 100 माइनस एफ के मतलब होगा म्यू एस एन, और एन इज इक्वल टू एम जी। तो म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.5, वैल्यूज पुट कर 0.5 एम जी, एम है 10 और जी की वैल्यू भी हम 10 कंसिडर करें तो 10 10 ज़ा 100, तो 10 इंटू ए इक्वल टू 100 माइनस 50, 100 माइनस हो जाएगा 50, 100 माइनस 50 हो जाएगा 50, तो ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा 50/10 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34th में आपको पूछा हुआ है, मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds, then the coefficient of friction। आइस का coefficient of friction पूछा है, बहुत ही कम coefficient of friction होता है इसका, ठीक है। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हो कि वैल्यूज़ बहुत ही कम दी हुई है, तो हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप फाइंड कर लो एक्सेलरेशन, राइट।
इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 6, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हमारा ए का फार्मूला लगा ए इज इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी हो जाएगा 0, यू इनिशियल वेलोसिटी है 6 और टाइम को दिया हुआ है 10 सेकेंड, हो जाएगा -0.6 पर सेकेंड। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन। हमें पता करना है फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू एफ मतलब एन, और एन की जगह हम ले लेंगे एम इज इक्वल टू एम हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा ए जी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें ए का तो वो 0.6 है और जी की वैल्यू आप ले लो 10, रहेगा 0.6 ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, a fireman of mass 60 kg slide down a pole. He is pressing the pole with force of 600 Newton. The coefficient of friction between the hands and the pole is 0.5. With what acceleration will the fireman slide down? तो ये ब्लैंक फिल करनी है। तो ये देखिए, ये पोल है, एक फायरमैन पोल से नीचे आ रहा है, की तरफ होगा, उसकी तरफ फ्रिक्शन है। एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया हुआ है 600 न्यूटन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल ही होगा, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल 600। हमें पता करना है फ्रिक्शन एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं न्यूटन सेकेंड लो, एफ इजिकल टू एम ए। यहाँ पे एम ए के इक्वल क्या होगा, एम जी माइनस एफ। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ, मतलब होगा म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल है, तो 600 एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। एम मतलब कि मास ऑफ द फायरमैन, जो कि आपको दे रखा है 60 kg। एम की जगह ले लेंगे 60, ए हमें पता करना है 60, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे तो 600 माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, और एन की वैल्यू ले लेंगे 600। 60 ए इज इक्वल टू 600 माइनस 300 हो जाएगा 300। ए इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना एक्सेलरेशन से वो फायर में नीचे आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड करके ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ फ्रेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 36, लेट मी रब। क्वेश्चन 36 में आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम दिया हुआ है, आपको पता करना है a block of mass m is lying on a rough horizontal plane is acted upon by a horizontal force p and another force q inclined at an angle theta to the vertical. The block will remain in equilibrium if the coefficient of friction between it and the surface. तो coefficient of friction आपको निकाल, ब्लॉक का एफबीडी अगर हम कंप्लीट करें तो मास m, एक p फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं, q फोर्स के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, q cos थीटा एंड q sin थीटा। q cos थीटा एग्जैक्टली डाउनवर्ड होगा जी के डायरेक्शन, p प्लस q cos, और q sin थीटा, तो q sin थीटा
हमें मिलेगा एग्जैक्टली पी की डायरेक्शन, राइट। वहाँ पे ही हम ऐड करके लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा, पर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन और यहाँ पे होगा फ्रिक्शन। एन इज इक्वल टू हम डायरेक्टली देख सकते हैं एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन एफ किसके इक्वल होगा, तो पी प्लस क्यू साइन थीटा की। एफ मतलब म्यू इंटू एन, एन की जगह हम ले सकते हैं कैपिटल एम लगेगा यहाँ पे, कैपिटल एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू साइन थीटा। म्यू को सब्जेक्ट बनाने पे फाइनली हमें आंसर मिलेगा पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 37th question. What is the maximum value of the force F such that the block shown in figure the arrangement does not move? आंसर गेट करना है, तो चलिए इसका सॉल्व। सबसे पहले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसे कंप्लीट कर नंबर देखिए ये ब्लॉक है और मास आपको दिया हुआ है √3 kg। एफ के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे यहाँ पे, तो एफ का एक कंपोनेंट मिलेगा एफ कॉस 60 जो कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, तो एक मिलेगा एफ साइन 60 जो कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड एम जी के डायरेक्शन में होगा, ये होगा एफ साइन 60। उसके साथ हम एम जी मतलब कि √3g को ऐड कर सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नॉर्मल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ब्लॉक मूव नहीं करना है, इसका मतलब कि एफ एल और एफ कॉस ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एफ एल इज इक्वल टू हम क्या ले लें, कॉस 60। एफ एल मतलब म्यू एस इंटू एन, एन की जगह हम ले लेंगे √3g प्लस एफ साइन इक्वल टू एफ कॉस 60। इस वैल्यूज पुट करनी है, √3g प्लस एफ साइन 60 मतलब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 एफ कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। म्यू एस की वैल्यू आपको ऑलरेडी फिगर में दे रखी है 1/2 पुट कर देते हैं। 1/2 √3 इज इक्वल टू 3g प्लस √3f/2 इक्वल टू f/2। 1/2 √3 को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 3/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू हमें मिलेगा 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई कर एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2g, जी की वैल्यू 10 ले लोगे, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 20 न्यूटन। तो देख लीजिए 20 न्यूटन है ऑप्शन में, यस इट इज़ अवर ऑप्शन
तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज act on a body at rest and of mass 1 kg. During this time, the body attains a velocity 30 meter per second. Time for which the force acts on the body is. तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। डायरेक्टली हम इसको काइनेमेटिक इक्वेशन और फोर्स के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन गेट कर लीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a इज इक्वल v माइनस यू ऑफ टी। v आपको दिया हुआ है 30, u 0 रहेगा और टाइम t की वैल्यू आपको ओके सॉरी यहाँ पे टाइम आपको निकालना है, तो v30 माइनस 0 टी ले सकते हैं। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू एम। फोर्स आपको दिया है 6 न्यूटन, मास ऑफ द बॉडी है 1 kg, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी 30 अपॉन टी। टी को सब्जेक्ट बनाने पे हमें आंसर मिलेगा 30/6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, उस पर एक 10 kg का ब्लॉक है। तो एक फोर्स P अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और पूछा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। Force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between plane and block is 0.6. What should be the minimum value of P such that the block does not move downward? सिंपल, इसमें भी हम सबसे पहले ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ब्लॉक के एफबीडी में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूँगा। 10 kg का ब्लॉक है, इस पे P फोर्स इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 3 न्यूटन। प्लेन के परपेंडिकुलरली होगा नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड होगा mg cos थीटा। mg cos थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 45। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो किस तरफ होगा, तो फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में P लग रहा है उस डायरेक्शन में होगा। और कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन FL कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ओके, यहाँ पे एक फोर्स शो करना बाकी है, mg का साइन कंपोनेंट जो कि 3 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 10g साइन 45। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को कंपेयर करें तो 3 प्लस 10g साइन 45 इज इक्वल टू P प्लस FL। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 10g की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो 10 10 ज़ा 100, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√/2। P प्लस FL मतलब म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे आपको 0.6 दे रखी है, और n मतलब होगा 10g cos 45। 10g मतलब 100 ले लीजिए, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। सिंप्लीफाई करने पे आपको P की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है मिल जाएगी 31। तो अपने आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ, 32 न्यूटन, तो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, के ऊपर 10 kg का ब्लॉक स्टेशनरी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है,
आपको पूछा है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन फिक्स्ड रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इस तरह का क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। तो आप FL का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। L इज इक्वल टू होता है म्यू एस एन इज इक्वल टू हम mg का कॉस्ट कंपोनेंट ले लेंगे और आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 8 न्यूटन मिलेगा। अब जो फोर्स यहाँ पे ब्लॉक को नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है mg साइन कंपोनेंट। इस साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 न्यूटन, जो कि 8 न्यूटन से कम है। मतलब कि ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी। अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जी साइन थीटा के इक्वल, मतलब कि 15 न्यूटन। हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। मैंने आपको बताया क्लास में कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका एक स्पेशलिटी है सेल्फ एडजस्ट, तो एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी जो वैल्यू वो सेट कर लेता है। तो आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में आपको दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta with horizontal, the coefficient of friction plane to make the body just move up the plane is। तो यहाँ पे coefficient of friction आपको निकाल, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट मूव अप मतलब कि हमें जस्ट उसको मूव करवाना है, मतलब कि अभी वो मूव करने के अबाउट है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बनेगा F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस FL। mg साइन थीटा को हम एज इट इज रहने देखेंगे, FL मतलब होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन की जगह हम ले लेंगे mg cos थीटा, राइट। तो mg जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा म्यू कॉस थीटा। m की वैल्यू आपको 1 kg दे रखी है सॉरी mg पूरा जो वेट है वो आपको 1 न्यूटन दे रखा है। तो हमारे जो फाइनल आंसर है वो आएगा साइन थीटा कॉस। तो इतने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। 43 में अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय, तो कौन फोर्स लगाता है कार पे, तो जो रोड है वो फोर्स लगाता है, उसकी वजह से कार क्या हो सकती है, मूव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, block of mass 10 kg is held at rest against a rough vertical wall under the action of force F as shown in figure, the maximum value of F required for it blank न्यूटन। देखिए सबसे पहले उसका FBD ड्रॉ करते हैं। ये वॉल ब्लॉक मास है 10 kg, F के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे, एक F cos 30 और एक होगा F sin 30। F cos 30 कहाँ पे मिलेगा, तो वर्टिकली अपवर्ड। F sin 30 कहाँ पे मिलेगा, तो अगेंस्ट द वॉल F sin। डाउनवर्ड होगा उसका वेट mg, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट, तरफ होगा नॉर्मल डायरेक्शन। कंपैरिजन करोगे तो देखा जाएगा कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा एफ एल प्लस एफ कॉस 30 इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं एम जी, और एम की जगह आप ले लो एफ एल का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, और एन की जगह हम क्या ले सकते हैं एफ साइन 30 प्लस एफ कॉस 30 इज इक्वल टू एन जी।
बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एफ़ की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो मिलेगी आपको 90.9 न्यूटन, जो कि ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उसमें 89.7 के नियर बाय है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 89.7 न्यूटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 45 में आपको एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक दिया हुआ है और ब्लॉक को स्ट्रिंग की हेल्प से टाई किया हुआ है। तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन अराइज हो रहा है वो फाइंड करना है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए एफ एल मीटिंग फ्रिक्शन। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन इजिकल टू ले लेंगे एम जी कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करने पे हमें एफ एल की वैल्यू 35√2 न्यूटन मिले। एम जी साइन फाइंड करोगे आप एम जी साइन थीटा, तो वो आ जाएगा आपका 15। अब देख सकते हैं कि जो एफ एल है वो 50 न्यूटन से कैसा है, ज़्यादा है। सॉरी, एफ एल की वैल्यू ज़्यादा है, एफ एल इज ग्रेटर देन 15। मतलब कि ब्लॉक स्टेशनरी है, तो ब्लॉक स्टेशनरी होगा तो स्ट्रिंग बंधी होगी कि नहीं होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो क्या रहेगा। स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर है वो क्या आएगा